हेलो दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी यंत्र है जिसकी सहायता से निम्न विभव को उच्च विभव में तथा उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी को परिवर्तित करता है, डीसी को नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि डीसी डायरेक्ट करंट है दोस्तों, और डायरेक्ट करंट केवल और केवल बैटरी में होता है, ना कि ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में एक ऐसी यंत्र है जो उच्च विभव को निम्न विभव में और निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है दोस्तों। इसलिए ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी को परिवर्तित करता है, ना कि डीसी को। इसका थोड़ा सा सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। तो सिद्धांत इसका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत क्या है देख लेते हैं। तो जब दो कुंडलियाँ एक दूसरे के विपरीत या फिर समीप होती हैं, नज़दीक होती हैं, दो कुंडलियाँ जब एक दूसरे के नज़दीक होती हैं और पहली कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। इसी को हम लोग अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं, और इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है कि जब पहली कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने हैं दोस्तों? तो ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करता है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ट्रांसफार्मर का दोस्तों रचना देख लेते हैं। तो प्रत्येक ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियाँ होती हैं, जिन्हें प्राथमिक कुंडली P और द्वितीय कुंडली S कहते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में तार की फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के अपेक्षा कम होती है दोस्तों, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, तथा जब प्राथमिक कुंडली में तार फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की अपेक्षा अधिक होती है, तो वह ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर की कुंडली बनाने के लिए नर्म लोहे के कई छड़ों को बर्नियस द्वारा जोड़कर पटलित क्रोड बना लिया जाता है। इसमें भंवर धारा भंवर धारा की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसके ऊपर तांबे की तार कई फेरों में लपेट दिया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग रचना करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्रत्येक ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। जैसे ही प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में अपेक्षा कम होती है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। और जैसे ही प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की अपेक्षा अधिक हो जाती है दोस्तों, तो उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए लोहे के कई छड़ों को बर्नियस द्वारा नर्म लोहे के छड़ों को बर्नियस द्वारा जोड़कर पटलित क्रोध बना दिया जाता है, और इसी के कारण एक भंवर धारा शक्ति क्षण होने लगती है, जिसके ऊपर तांबे के तार को लपेट दिया जाता है। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एसी है, ये भी एक कुंडली है, ये भी एक कुंडली है, लेकिन इसमें जो फेरों की संख्या है वो कम है, इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है। तो जैसे ही इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है और इसमें फेरों की संख्या कम है, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा S। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जैसे ही प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर की कार्यविधि देख लेते हैं। जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो अन्योन्य प्रेरण की घटना के कारण दूसरी कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, और फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत दाब बल दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है,
अब यदि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NP एवं NS, विद्युत वाहक बल EP एवं ES, वोल्टेज VP एवं VS हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से। दोस्तों फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? तो फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि जो कैपिटल E है, विद्युत वाहक बल E है, वो माइनस इंटू डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा T होता है। तो दोस्तों प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है उसमें फेरों की संख्या कैपिटल NP है, ठीक है ना दोस्तों, और ये गुणा का चिन्ह है और ये डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा T है। इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली में जो विद्युत वाहक बल ES है उसमें धारा में जो फेरों की संख्या NS है वो फ्लक्स परिवर्तन फाई अपॉन में डेल्टा T के बराबर है। तो दोस्तों अगर इसे हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 से हमको ये प्राप्त होता है, देखना चाहेंगे, माइनस NP अपॉन में माइनस S, माइनस NP अपॉन में माइनस S, तो माइनस से माइनस खत्म, बच गया क्या, NS अपॉन में NP, और ये दोनों तो बराबर ही है तो दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से ES क्या है, द्वितीय कुंडली, और प्राथमिक कुंडली EP, तो यहाँ से हमको NS अपॉन में NP बराबर में कैपिटल स्मॉल r, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र मिल गया हम लोगों को। तो यहाँ पे R क्या होता है, परिणमन अनुपात होता है, जिसे हम लोग परिणमन नियतांक भी कह सकते हैं। दोस्तों ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कैपिटल स्मॉल r का मान 1 से ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि फेरों की संख्या जो होती है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वो NP से ज़्यादा होती है। तो आप लोग जानते हैं कि जब अंश ज़्यादा होता है हर से तो डिवाइड करने पर हमेशा 1 से बड़ा मान मिलता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए स्मॉल r का मान 1 से हमेशा बड़ा होता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए स्मॉल r का मान 1 से हमेशा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जो NS है, फेरों की संख्या, वो कम हो जाती है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। इसके चलते जब आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा ये पॉइंट में जाएगा, 1 से कम इसका मान आएगा। इसी क्रम में एक और चीज़ देख लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली की शक्ति द्वितीय कुंडली शक्ति की बराबर होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर V इंटू आई होता है। तो शक्ति, प्राथमिक कुंडली शक्ति क्या होगी, VP इंटू IP, ओके। और द्वितीय कुंडली की शक्ति क्या होगी, VS बराबर VS इंटू IS, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो IP अपॉन में IS बराबर VS अपॉन में VP बराबर में R, एक नियतांक मिल गया हम लोगों को। तो ये भी एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों एक अंक का एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या है। तो किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं, जिसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। स्मॉल r बराबर NS अपॉन में NP बराबर VS अपॉन में VP। NS क्या है, S सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, NP क्या है, P प्राइमरी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। एक अंक का एक और क्वेश्चन होता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है। तो किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली की शक्ति, निर्गत शक्ति तथा प्राथमिक कुंडली की शक्ति, निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, जिसे ईटा से व्यक्त करते हैं। ये जो N है, लेकिन N का जो एक टांग जो बड़ा हो गया है, इसे ईटा कहते हैं। तो ईटा का मान होता है निर्गत शक्ति बटों में निवासी शक्ति। निर्गत शक्ति क्या है, तो द्वितीय कुंडली की शक्ति को निर्गत शक्ति अपॉन में निवेशी शक्ति, मतलब प्राथमिक कुंडली की शक्ति को निवेशी शक्ति इंटू 100, इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए दक्षता जो होती है वो 100% तक होती है। जो अच्छा ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता 100% तक होती है दोस्तों, लेकिन ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता 90% तक, जो हम लोगों के गाँवों में लगता है, शहरों में लगता है, उसकी अधिकतम दक्षता 90% तक ही होती है। लेकिन जो हम लोग लैब में बनाते हैं उसे आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसकी दक्षता 100% तक होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ कैसे होती हैं देख लेते हैं। व्यवहार में ट्रांसफार्मर के अंदर प्राथमिक कुंडली के अंदर ऊर्जा द्वितीय कुंडली की ऊर्जा से अधिक होती है,
कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऊर्जा की हानियाँ निम्नलिखित हैं। अब कुछ हानियाँ निम्नलिखित हैं दोस्तों, देख लेते हैं। तो तांबे में ऊर्जा की हानि होती है। जब प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग तांबे के फेरों के अंदर ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है, जिसे ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर तेल भर दिया जाता है। तो इस प्रकार से तांबे में भी ऊर्जा की हानि होती है। भंवर धारा से हानि होती है। कैसे? तो कभी कभी ट्रांसफार्मर के अंदर भंवर धारा उत्पन्न होने लगती है, जिससे आग लग जाती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। तो भंवर धारा से बचने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर पटलित क्रोड भी बना लिया जाता है। दोस्तों, एक हानि होती है शैथिल्य हानि। तो जब प्रत्यावर्ती धारा कुंडली के अंदर प्रवाहित होती है तो चुंबकत्व तथा विचुंबकन के कारण विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है, जिन्हें शैथिल्य हानि कहते हैं। इस हानि को कम करने के लिए एक ऐसे मिश्र धातु का क्रोड लिया जाता है जिसका क्षेत्रफल कम हो। तो पेपर में पूछेगा कि शैथिल्य हानि को कम करने के लिए आप क्या करेंगे। तो शैथिल्य हानि को कम करने के लिए हम क्षेत्रफल कम कर देंगे। दोस्तों, एक हानि होती है फ्लक्स हानि। तो प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या समान नहीं होती है, अतः प्राथमिक का संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से नहीं गुजरता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय हो जाता है, जिसे फ्लक्स हानि कहते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का ट्रांसफार्मर और डायनेमो होता है। तो डायनेमो हम लोग देख लेते हैं। तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है ना दोस्तों? डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। सिद्धांत क्या कहता है, देख लेते हैं। तो डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेपर में पूछेगा कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब अब पूछेगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, तो बताइएगा कि जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। रचना देख लेते हैं। तो डायनेमो के मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं। रचना मतलब क्या है कि डायनेमो के अंदर कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, उनकी रचना कैसे होती है। तो डायनेमो के रचना का भाग एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या है? तो आर्मेचर एक आयताकार कुंडली होती है जो नर्म लोहे की फ्रेम पर तांबे का तार लपेटकर बनाई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों कि आर्मेचर कैसे बनती है। एक आयताकार कुंडली होती है जो नर्म लोहे की फ्रेम पर तांबे का तार लपेटकर बनाई जाती है, उसे आर्मेचर कहते हैं। दूसरा भाग होता है क्षेत्र चुंबक। तो आर्मेचर, जिसे कुंडली भी कह सकते हैं, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित होती है, जिन्हें क्षेत्र चुंबक कहते हैं। यह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करती है। तीसरा पार्ट होता है विभक्त वलय, जिसे सर्पी वलय भी कहते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट जो डायनेमो के अंदर सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी डायनेमो के अंदर विभक्त वलय होता है। यह तांबे का दो वलय C1 व C2 होता है जो कुंडली से जुड़ा होता है। चौथा पार्ट है दोस्तों ब्रूस। यह कार्बन का दो ब्रूस B1 व B2 होता है जो कुंडली के साथ गति करता है। इसका कार्यविधि देख लेते हैं। तो जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तेजी से गति कराया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तथा फ्लक्स परिवर्तन के कारण धारा आधे चक्कर में घूमती है, तथा प्रत्यावर्ती धारा का शेष आधा चक्कर दूसरे सर्पी वलय द्वारा होता है। इस प्रकार डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होने लगता है। दोस्तों, ये है हमारा बहुत ही अच्छा डायनेमो। ये है डायनेमो का चित्र। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।